जनवरी का सर्द मौसम चल रहा है और इस समय नेताओं के गर्मजोशी भाषणों के ज़रिए माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, मौसम को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। महज महीना भर बाकी है जब उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव के लिए आप वोट देने के लिए जा रहे होंगे। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे और कुछ बहुत लंबे अरसे से वोट दे रहे होंगे, जिन्होंने कई दौर के चुनावों में वोट दिया होगा, विधानसभा से पहले, लोकसभा से पहले, ग्राम सभा और सारे चुनावों में वोट दे रहे होंगे। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों का उत्तराखंड ये बताता है कि वोट देने में कहीं ना कहीं तो हमने चूक की है, हमने कुछ तो गलतियां की हैं, कुछ तो ऐसा किया है कि आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर टिके हुए हैं जिन मुद्दों पर उत्तराखंड निर्माण की बात हुई थी। जब इस बार आप वोट देने के लिए जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। आज उन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। पहली बात, जब आप वोट देने जाएं तो आप देखिएगा कि आपके मौजूदा विधायक ने आपके क्षेत्र में क्या काम किए हैं। आप किसी प्रत्याशी का दल देखकर उसको वोट मत दीजिएगा, उसकी पार्टी का चेहरा देख करके, उसको पार्टी का झंडा देख करके उसको वोट मत दीजिएगा। आप ये देखकर वोट दीजिएगा कि आखिर उस व्यक्ति में क्या काबिलियत है, क्या वो कुछ कर सकता है, अगर वो उस पद पर रहा है तो क्या उसने कुछ किया है। सिर्फ उन शख्सियतों को भी वोट मत दीजिएगा जो आपके यहाँ किसी नामकरण में या किसी शादी के मौके पर आकर के आपके साथ ठुमके लगा लेते हैं। ये नेताओं की सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन तरीका है कि वे ऐसे मौक़ों पर आप लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं कि आप खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने निजी सुख को, निजी संतुष्टि को छोड़कर एक बार सोचिएगा कि आखिर आपके नेताजी ने आपके क्षेत्र के लिए किया क्या है। क्या उनके पास कोई विजन है, या सिर्फ एक उनके नाम का माहौल बनाया गया है, हवा बनाया जा रहा है कि फलाने नेता इस बार विधायक बन जाने वाले हैं और उनके विधायक बनने के बाद अभूतपूर्व कार्य होंगे और आगे तो फिर आप जानते ही हैं। अगले 5 साल में क्या वो नेता आपको दोबारा वहां दिखाई भी देंगे। तो जिन बातों का आप ख्याल रखें इस चुनाव में, मैं उनमें से कुछ बातों का जिक्र करना चाह रहा हूं। हो सकता है आपके प्रत्याशी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का जिक्र करें कि वे आपके लिए ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो अगर आपका कोई सिटिंग विधायक है, सिटिंग एमएलए है, तो उससे उसका पिछला मैनिफेस्टो भी मांगिएगा, पिछला हिसाब भी मांगिएगा कि पिछले मैनिफेस्टो में उसने जो वादे किए थे क्या वो आपको मिला, क्या वो वादा पूरा हुआ। जो सरकार आपकी प्रदेश की बनी थी, क्या उसने वो सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने कहे थे। सबसे पहली बात, रोजगार। लॉकडाउन में कई लोगों का रोजगार छीना है। आपके स्थानीय विधायक ने या सरकार ने आपके क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया। क्या उनकी तरफ से कोई कोशिशें हुई कि आपके क्षेत्र में रोजगार पैदा किए जा सकें। क्या दिल्ली से जो माइग्रेट करके, जो पलायन करके दिल्ली लोग गए हुए थे, जिनकी नौकरियां छूटी और वो वापस अपने गांव आए हैं, क्या उनके पास आज गांव में कोई किसी तरीके का कोई रोजगार है। अगर रोजगार है तो अपने उसी विधायक को वोट दीजिएगा, और अगर नहीं है तो जिस शख्सियत के पास ये विजन हो कि आपको आपके गांव में रोजगार मिले, जहां आप हैं वहां आपको रोजगार मिले, तो निसंकोच उसके नाम के आगे का बटन दबा दीजिएगा। दूसरी बात, सड़क। जिस सड़क से आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस सड़क से आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, जिस सड़क से आप अपने दफ्तर जाते हैं, जिस सड़क से आप बाजार जाते हैं, जिस सड़क से आप कहीं इधर उधर टहलने निकल जाते हैं, उस सड़क की क्या दशा है। और 5 साल पहले उस सड़क की क्या दशा थी। क्या सड़क की दशा में कोई परिवर्तन हुआ है। अगर हुआ है तो निसंकोच ये कहना कि विधायक फला पार्टी का था और सरकार किसी दूसरी पार्टी की थी, इस वजह से इलाके में विकास कार्य नहीं हुए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। एक विधायक होता है वो फिर किसी पार्टी का नहीं होता, वो अपने यहाँ बहुत सारे कार्य करवा सकता है अगर उसमें कुव्वत हो, उसके पास विजन हो। तो
तीसरी बड़ी बात, अस्पताल। देखिए, मनुष्य है, कभी भी बीमार पड़ सकता है। देखिए, कोई रोबोट तो है नहीं, रोबोट भी होता तो उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही इंसान भी है, उसको भी वक्त वक्त पर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। उसका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ाता है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपके क्षेत्र के अस्पताल में डॉक्टर हैं? सबसे पहले तो अस्पताल है, और अगर अस्पताल है तो क्या वहाँ डॉक्टर हैं? और अगर डॉक्टर हैं तो क्या वहाँ डिस्पेंसरी है? और अगर वहाँ डिस्पेंसरी है तो क्या वहाँ दवाइयाँ हैं? और अगर वहाँ दवाइयाँ हैं तो क्या वो आपको मिल रही हैं? और अगर आपको दवाइयाँ भी मिल रही हैं तो फिर देखिए कि क्या हॉस्पिटल में और फैसिलिटीज़ हैं? क्या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ है? क्या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ है? अगर 5 साल में इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया है तो निसंकोच आपने पिछले चुनाव में गलत वोट दिया था। इस बार आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आप किसको वोट दें। शिक्षा, कि आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल है? अगर सरकारी स्कूल है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका भवन कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, क्या टीचर्स हैं भी कि नहीं, और कितने बच्चों के लिए कितने टीचर्स हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपकी विधानसभा में नहीं है, आपके क्षेत्र में नहीं है, तो निसंकोच मैं कह सकता हूँ आपने पिछले विधानसभा में चुनाव में गलत वोट दिया था। इस बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप किसको वोट दें। शिक्षा बेसिक ज़रूरत है, मूलभूत ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा अगर आज नहीं पढ़ेगा तो कल उसी का भविष्य अंधेरे में है। आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज की सरकार चुननी है, न कि उसके लिए कि शाम को आपको चुनाव के महीने में कितनी बोतल मिलने वाली है। अगर इतना सोच करके आप वोट देंगे तो कल को आपका बेटा भी इसी बात पर वोट देगा कि सामने वाला नेता मेरे लिए क्या लाया है, क्या कोई नोट है या कोई अंधा पौवे या शराब की कोई बोतल है। आप जो बीज आज बोएंगे ना, कल उसी का आप पेड़ भी काटेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बिजली, पानी, महंगाई, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। आज बिजली और पानी के दाम जिस कदर बढ़े हैं, क्या आपकी आमदनी उस हिसाब से बढ़ी है? क्या जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या आपकी आमदनी उस हिसाब से बढ़ी है? क्या आप अपने जेब में कुछ पैसे बचा पा रहे हैं महीने की आखिर में? अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो इस चुनाव में लेने की भी मत सोचिएगा। चुनाव में लेंगे तो आगे भी नहीं बचा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, चुनाव आपका भविष्य निर्धारित करता है, आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है, आपके परिवार का भविष्य निर्धारित करता है। तो वोट देते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सरकार ने महंगाई पर किस हद तक काबू पाया है। पलायन, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो गांव से दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं और फिर उसके बाद साल में एक बार वापस आ रहे हैं अपने गांव, अपने परिवार वालों को मिलने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए, अपने घर को देखने के लिए, और अगर उनका वोट अपने गांव में है, अपने पहाड़ में है, तो वो वोट देते वक्त इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि उनके गांव में क्या हुआ है, क्या जिस वजह से उन्होंने पलायन किया, जिन समस्याओं की वजह से उन्होंने पलायन किया, क्या आज उन समस्याओं में से किसी का समाधान उनके गांव में हुआ है? पिछले 20 सालों में जिस कदर हमने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे हैं, एक के बाद दूसरा चेहरा देखा है, राजनीतिक अस्थिरता देखी है, वो सिर्फ इसी बात की ओर हमारी नज़र को ले जाती है कि इन नेताओं ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना समेटने की सोची है। इन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के, अपने घर के और अपने विकास के लिए सोची है। इन्होंने अपनी संपत्ति में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है, लेकिन उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए विकास के वो आयाम अभी भी बहुत दूर हैं जिनका सपना हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था। तो इस चुनाव, इस विधानसभा चुनाव 2022 में जब 14 फरवरी को आप वोट देने के लिए जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें
कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अभी कितनी दूर है। क्या शिक्षा, रोजगार, पलायन, बिजली पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर सरकारों ने, आपके विधायकों ने, आपके जनप्रतिनिधियों ने क्या अभी तक ध्यान दिया है? अगर ध्यान दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उनका ध्यान खींचना है। और ध्यान खींचने के लिए इस बार समझदारी से वोट देना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए, उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए, बस वोट दीजिए, लेकिन समझदारी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।